वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेहान्स बायोलॉजी। पिछले कई वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस अपलोड किए जाएं। तो इस सीरीज़ में आज हम अपना ये पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में ये टॉपिक शामिल है बॉटनी थर्ड पेपर में, और ज़ूलॉजी में भी ये टॉपिक शामिल हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में भी इस तरह का टॉपिक देखने को मिल सकता है ट्रांसजीनिक एनिमल के नाम से। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसजीनिक प्लांट, ये बायोटेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है या जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक एप्लीकेशन है। तो अगर आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक शामिल है तो आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, आप इसको ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। और जो मैकेनिज़्म हमने इसमें डिस्कस किया है उसके बारे में आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है ट्रांसजीनिक प्लांट के नाम से, और आपको इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन पे भी इस पर टॉपिक मिल सकता है लिखने के लिए। तो ये टॉपिक जो है दोनों तरह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज़ से भी और शॉर्ट नोट के पर्पज़ से भी। इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, न सिर्फ आपके लेवल पर एग्ज़ाम में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, नीट के एग्ज़ाम में भी जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ट्रांसजीनिक प्लांट और ट्रांसजीनिक एनिमल्स के बारे में आते हैं। तो कई तरह से आपके लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसजीनिक प्लांट्स हिंदी में पराजीनी पौधे कहते हैं। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में तो आपको मालूम है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बायोलॉजी के साथ साथ टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। उसमें जो मेन आपके लिए जो पर्पस होता है या जो उसमें मुख्य रूप से जो क्रिया की जाती है उसमें किसी जीवधारी के आनुवांशिक पदार्थ को, जेनेटिक मटेरियल को, यानी कि उसके डीएनए को जो है वो चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और उसके परिवर्तन के बाद या तो उसमें जो पहले से लक्षण पाए जाते हैं उनको अधिक विकसित किया जाता है, ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है कैरेक्टर्स को, या उसमें नए लक्षण जो हैं वो विकसित किए जाते हैं, नए कैरेक्टर्स या नए ट्रेट्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं। तो अगर किसी जीवधारी के आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए जो है उसको आप मॉडिफाई करें और उसमें आप डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स, ऐच्छिक लक्षण, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जिनको आप चाहते हैं उस जीवधारी में देखना, और डेफिनेटली वो कोई इम्प्रूव्ड कैरेक्टर्स होते हैं, कोई विकसित लक्षण होते हैं, तो उनको आप अगर देखना चाहते हैं जीवधारी में तो आपने उसका अगर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए जो है उसमें परिवर्तन किया या उसमें कोई अलग से नए जीन्स उसके अंदर डाले या इंट्रोड्यूस किए, और उसके बाद अगर आपको नए लक्षण दिखाई दिए, एक नई स्पीशीज तैयार हुई, तो ये ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ जिनको कहते हैं अक्सर। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म जब आप कहते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसा जीवधारी जिसका आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए परिवर्तित किया गया है और उसके अंदर किसी दूसरे जीवधारी के जीन्स को डाला गया है। अगर आपने किसी प्लांट स्पीशीज़ के अंदर इस तरह का चेंज या परिवर्तन किया है और उसमें नए कैरेक्टर डेवलप कराएं तो डेफिनेटली आप इसको ट्रांसजीनिक प्लांट कहेंगे। आजकल बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो अलग अलग देशों की गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने भी जिनकी परमिशन दी है उगाने की, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ट्रांसजीनिक प्लांट्स की वैरायटीज़ जो हैं उनको विकसित किया गया है, उनकी फसलें हैं। वो काफ़ी सारे उसके फ़ायदे हैं लेकिन उसके अपने नुकसान भी हैं। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसजीनिक प्लांट क्या होते हैं, कैसे इनको डेवलप किया जाता है और उनके एग्जाम्पल्स। तो ये आपके लिए एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इसके अलावा भी किसी और तरह का बायोटेक्नोलॉजी में किसी टॉपिक के बारे में कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो ज़ूलॉजी बॉटनी अगर आपका सिलेबस में शामिल है, आप बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए चैनल है। आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड मिलेंगे, और अगर कुछ नए टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियो हम अपलोड करें तो हमें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। आइए शुरू करते हैं फिलहाल आज का वीडियो ट्रांसजीनिक प्लांट्स के बारे में।
यहाँ आपको पहले पैरा में जो है इसकी डेफिनेशन बताई गई है, परिभाषा। दोज प्लांट्स इन विच जेनेटिक मटीरियल DNA is modified through genetic engineering are called transgenic plants और genetically modified plants। मीन्स ऐसे पौधे या ऐसे पौधों की प्रजातियां जिनमें आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA, ये ऑलरेडी जानते हैं आप, सारे जीवधारियों में आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। तो जेनेटिक मटेरियल या उसके आनुवांशिक पदार्थ यानी कि DNA में अगर परिवर्तन किया गया है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अगर परिवर्तन किया गया है तो ऐसी प्लांट स्पीशीज को हम ट्रांसजीनिक प्लांट कहेंगे या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहेंगे। तो ऐसे सारे पौधे, ऐसी सारी प्लांट स्पीशीज जिनके DNA को मॉडिफाई किया गया है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी या थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो ट्रांसजीनिक प्लांट्स कहलाते हैं। ये एक किताबी परिभाषा है, एक बुकिश लैंग्वेज में जो डेफिनेशन है वो है, लेकिन अगर आप सीधे तौर पर समझें तो so these plants contain one or more genes of a different species। तो ऐसे सारी प्लांट स्पीशीज जिसमें किसी दूसरी स्पीशीज, किसी डिफरेंट स्पीशीज का एक या एक से ज़्यादा जीन होगा या पाया जाएगा, उनको ट्रांसजीनिक प्लांट्स कहेंगे। तो आप सिंपलेस्ट डेफिनेशन, सर्वाधिक सरल परिभाषा याद रखिए, ऐसे सारे पौधे जिनमें किसी अन्य जीवधारी का जीन इंट्रोड्यूस किया गया है, जीन डाला गया है, उनको ट्रांसजीनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहेंगे। और उसमें किसी स्पीशीज़ के, डिफरेंट स्पीशीज़ के एक या एक से ज़्यादा जीन हो सकते हैं। डिजायर्ड और फॉरेन जीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीशीज़ आर कॉल्ड ट्रांसजीन्स विच चेंज द सर्टेन ट्रेट्स इन ओरिजिनल स्पीशीज़। जिस किसी ट्रांसजीनिक प्लांट स्पीशीज़ को आपको तैयार करना है या बनाना है, या वैज्ञानिक चाहते हैं बनाना, और किसी दूसरे जीवधारी से जीन्स लेकर इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं, तो याद रखिएगा एक लाइन की परिभाषा, वो सारे जीन जो किसी दूसरे जीवधारी से लिए गए हों उनको फॉरेन जीन या ट्रांस जीन्स कहते हैं। ये ज़्यादा टेक्निकल वर्ड है ट्रांस जीन्स, इसको याद रखिएगा। तो किसी दूसरे जीवधारी, किसी डिफरेंट स्पीशीज से लिए गए जीन्स ट्रांस जीन्स कहलाते हैं या फॉरेन जीन्स कहलाते हैं। और चूंकि आप जानबूझकर उन जीन्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एक प्लांट स्पीशीज़ के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो वो आपके लिए ऐच्छिक जीन है, डिज़ायर्ड जीन है, यानी कि आप चाहते हैं कि वो जीन जो है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएं और उसमें नए कैरेक्टर डेवलप हों। तो दोज जीन्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीशीज़ आर कॉल्ड ट्रांस जीन्स और फॉरेन जीन्स और डिजायर्ड जीन्स। ट्रांस जीन टेक्निकल वर्ड है, इसको याद रखिएगा। जब ये ट्रांस जीन्स किसी में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं तो वो उस ऑर्गेनिज्म के, या हम चूंकि ट्रांसजीनिक प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम सीधे प्लांट स्पीशीज़ कहें, तो उस प्लांट स्पीशीज़ के सर्टेन कैरेक्टर्स को मॉडिफाई कर देते हैं। जेनेटिक्स में कैरेक्टर्स के लिए शब्द ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप कहते हैं सर्टेन ट्रेट्स यानी कि सर्टेन कैरेक्टर्स मीन्स कुछ लक्षणों को, तो जब आप ट्रांस जीन्स को यानी कि किसी दूसरी प्रजाति से जीन्स लाकर एक प्लांट स्पीशीज़ में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारे लक्षण जो हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे, और हो सकता है उसमें से काफ़ी सारे लक्षण वो हों जो आप चाहते हैं उस पौधे के अंदर, उस प्लांट स्पीशीज़ के अंदर विकसित कराना। तो ट्रांस जीन्स की सहायता से आप उन लक्षणों को विकसित करा सकते हैं। तो परिभाषा जो आपको बताई गई, तो आपको एक लाइन में अगर समझना है तो एक लाइन में परिभाषा याद रखिएगा। वो सारी पौधों की प्रजातियां जिनमें किसी दूसरे जीवधारी के जीन्स को पहुंचाया गया हो, इंट्रोड्यूस कराया गया हो या प्रविष्ट कराया गया हो, उन्हें ट्रांसजीनिक प्लांट कहेंगे। अंग्रेजी में अगर डेफिनेशन आपको लिखना है सिंपल, ऑल दोज प्लांट स्पीशीज इन विच foreign gene or transgenes have been introduced or injected are called transgenic plants। तो ये परिभाषा है। अब ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको, किस वजह से आप ट्रांसजीनिक प्लांट बनाना चाहते हैं या वैज्ञानिक क्यों चाहते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज़ हैं जो बायोटेक्नोलॉजी पर रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं पिछले 30-40 साल से कि नई से नई क्रॉप प्लांट की स्पीशीज़ तैयार की जाएँ जो ट्रांसजीनिक प्लांट स्पीशीज़ हों। तो क्यों उनको इतनी ज़रूरत पड़ रही है ट्रांसजीनिक प्लांट्स को बनाने की, तो उसका क्या कारण है। तो देखिए एक हेडिंग है आपके लिए, रीजंस टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजीनिक प्लांट स्पीशीज। वो कारण या जो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपको
ट्रांसजेनिक प्लांट स्पीशीज तैयार करनी पड़ती हैं, वो कारण क्या है, रीजंस क्या हैं। तो जो रीजंस हैं ट्रांसजेनिक प्लांट स्पीशीज को तैयार करने के, उसमें पहला देखिए, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फॉर फीचर्स लाइक हाई यील्ड, डिजीज रेसिस्टेंस, टॉलरेंस एक्सेट्रा इन अ स्पीशीज। ये समझने से पहले आप एक दूसरी बात जान लीजिए। जो हमारे पास क्लासिकल मेथड है कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने का एक से दूसरी स्पीशीज़ में प्लांट्स की, तो वो कैरेक्टर जो हमारे पास मेथड है वो एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन मेथड है, क्रॉसिंग जिसमें हम कराते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक पौधे में बहुत अच्छे विकसित लक्षण है और आप चाहते हैं उसको आप दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर दें, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका पहले भी था, अभी भी है, वैज्ञानिक बहुत इस्तेमाल करते हैं उसका, आपस में हाइब्रिडाइजेशन कराना। और उसके लिए एक के पॉलन ग्रेन्स को दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र करते हैं, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद सीड्स बनते हैं, उनको फिर जब सोइंग करते हैं उनको बोते हैं बीजों को, तो उसके बाद फिर नए पौधे विकसित होते हैं जिनमें आपको वो कैरेक्टर जो आप चाहते थे ट्रांसफ़र करना वो मिल सकते हैं। लेकिन इसमें 100% पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा और बहुत लिमिटेड उसका यूज़ है, बहुत सारे कैरेक्टर्स आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और एक और उसमें जो उसकी लिमिटेशन है, उसमें एक और जो बाधा है इस तरह के क्रॉस में, आप एक ही स्पीशीज़ के प्लांट्स के बीच में या तो कैरेक्टर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में। लेकिन ये अभी जो हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का जो मैकेनिज्म देख रहे हैं या जो अभी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये टेक्निक डेवलप हुई है, इसमें टोटली अनरिलेटेड, आपस में जिनका कोई संबंध नहीं है, ऐसी स्पीशीज़ जो है उनके बीच में भी आप जीन्स का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैरेक्टर का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो एक क्लासिकल मेथड है जीन्स को ट्रांसफ़र करने का या कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने का, उसके कंपैरिजन में, उसके मुकाबले में, उसकी तुलना में ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप करने का जो मेथड है, ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा बेहतर और आसान और अच्छा है। आसान तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन बहुत बेहतर है। और आप ट्रांसजेनिक प्लांट स्पीशीज जब तैयार करते हैं उसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। देयर आर टू मेन रीजंस बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। फर्स्ट वन इज, पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फॉर फीचर्स लाइक हाई यील्ड, डिजीज रेसिस्टेंस, टॉलरेंस एक्सेट्रा इन अ स्पीशीज। जो आपको यहाँ लक्षण बताए जा रहे हैं फीचर्स, उनमें जो मुख्य हैं हाई यील्ड, डिजीज रेसिस्टेंस, ये सबसे कॉमन है। तो पहला जो आपके लिए कारण होता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाने का वैज्ञानिकों के लिए, वो पहला कारण होता है बहुत अच्छे विकसित लक्षण एक ही प्रजाति के पौधों में चले जाएं, यानी कि बेस्ट कैरेक्टर्स मस्ट बी ट्रांसफर इनटू अ सिंगल स्पीशीज। अब वो बेस्ट कैरेक्टर्स कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, चूंकि ट्रांसजेनिक प्लांट्स मोस्टली जो तैयार किए गए हैं या तैयार किए जा रहे हैं वो क्रॉप प्लांट्स हैं, फसली पौधे हैं। हम फसल ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है किसी भी प्लांट को इम्प्रूव करने के पीछे। तो जब ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाते हैं तो उनमें जो पहले कारण जो हैं, जो पहला जो रीज़न है उनको बनाने का, वो ये कि आप जो बेस्ट कैरेक्टर्स हैं, जो बेस्ट फीचर्स हैं, उनके लिए जीन्स को एक ही प्लांट के अंदर पहुंचा सकें। हाइब्रिडाइजेशन से करना ये पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट फीचर्स कौन से हैं? हाई यील्ड, अधिक उपज, ज़्यादा से ज़्यादा फसल मिले, कम समय में फसल तैयार हो, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमेशा फसली पौधों के लिए अच्छे लक्षण माने जाते हैं। तो उच्च उपज या अधिक उपज, हाई यील्ड का होना एक लक्षण ये है। दूसरा, डिजीज रेसिस्टेंस, रोग प्रतिरोध क्षमता। पौधों में, फसली पौधों में रोगों के लगने की संभावना बहुत होती है, बहुत आर्थिक नुकसान होता है। तो एक सबसे बड़ा जो कारण है ट्रांसजेनिक प्लांट को डेवलप करने का, कि अगर हम किसी फसली पौधे में किसी रोग के लिए प्रतिरोध क्षमता विकसित कर पाएँ तो ये एक बहुत बड़ा कारण होगा उसको तैयार करने का। तो अधिक उपज, हाई यील्ड, डिजीज रेसिस्टेंस, रोग प्रतिरोध क्षमता, टॉलरेंस, टॉलरेंस फॉर सैलिनिटी, टॉलरेंस फॉर लो टेम्परेचर, टॉलरेंस फॉर ड्राउट। यानी कि अगर किसी पौधे में हमें प्रतिरोध क्षमता विकसित करनी है सूखे के लिए, बाढ़ के लिए, अधिक लवण स्तर के लिए भूमि में, तो ये भी एक तरह का एडवांस या इम्प्रूव कैरेक्टर है। तो पहला जो कारण है ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाने का, कि जो विकसित लक्षण है, अधिक उपज का होना, रोग प्रतिरोध क्षमता का होना और अलग अलग प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए प्रतिरोध क्षमता का होना, उनके लिए जीन्स को हम एक ही स्पीशीज में लाएं, ये पहला कारण है। दूसरा कारण,
सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ बेस्ट जीन्स इन वन प्लांट। अगर आपको बहुत सारे अलग अलग जीन्स जो हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए हैं और वो किसी एक कैरेक्टर के लिए यूनिक जीन है, किसी एक प्लांट में पाया जाता है, तो हम अगर चाहते हैं कि वो इसका जीन जो है वो दूसरे प्लांट में हमें मिले और जो प्लांट हमारे पास है वो इम्प्रूव्ड हो जाए, ट्रांसजीनिक प्लांट बने, अपने कैरेक्टर तो दिखाए लेकिन जो हम बेस्ट कैरेक्टर चाहते हैं उसमें वो भी उसका जो है हमें दिखाई दे, तो उसके लिए ट्रांसजीनिक प्लांट का डेवलप किया जाना जो है वो सबसे सिंपल मेथड है, सबसे बेहतर तरीका है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बेस्ट जीन्स इन वन प्लांट, सर्वाधिक विकसित जीन्स को एक ही पौधे में इंट्रोड्यूस कराना या प्रविष्ट कराना, ये दूसरा कारण है। इसको ज़रा दूसरी तरह से समझते हैं। आपको ऑलरेडी पता है सोयाबीन मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा स्रोत है प्रोटीन का, करीब 40% से ज़्यादा, 42%, ऑलमोस्ट 42% के अबाउट उसमें प्रोटीन होता है। उसके प्रोटीन का जो लेवल है, जो उसके प्रोटीन की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है बाकी पौधों की तुलना में। अब सोयाबीन के इस लक्षण को आप चाहते हैं कि मक्का के पौधे में हम ट्रांसफ़र कर दें, मेज़ में, जिसको आमतौर पर अमेरिकन इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। तो मेज़ या कॉर्न या मक्का के पौधे में अगर आप चाहते हैं कि सोयाबीन में बनने वाले प्रोटीन जो है वो हमें मिले, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बिल्कुल भी काम की नहीं होगी। आपको ट्रांसजीनिक वैरायटी जो है मेज़ की तैयार करनी पड़ेगी और उसमें सोयाबीन के पौधे से प्रोटीन बनाने वाले जो उसके जीन हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा मेज़ के प्लांट में। तो मेज़ के पौधे के लक्षण तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन एक नया लक्षण आप बेस्ट कैरेक्टर जो है उसके लिए जीन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं सोयाबीन के पौधे से। तो ये ट्रांसजीनिक प्लांट के थ्रू ही संभव है, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू संभव नहीं है। अब ये जो दो कारण आपको बताए गए हैं, उसके साथ में आप कभी कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये उत्तर भी दे सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ट्रांसजीनिक प्लांट्स को विकसित करना हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस की तुलना में अधिक लाभकारी क्यों है, तो उसके कारण यही हैं। ये दो जो रीज़न आपने लिखे यही उसके कारण भी हैं। तो ट्रांसजीनिक प्लांट को विकसित करने के कई सारे कारण हैं, उसमें से ये दो मुख्य कारण हैं। तो ट्रांसजीनिक प्लांट आपने बनाए हैं अगर, या बनाना चाहते हैं, या वैज्ञानिक कोई ट्रांसजीनिक प्लांट स्पीशीज़ तैयार करना चाहते हैं, तो उसकी क्रियाविधि क्या होगी, कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा। सिंपलेस्ट वर्ड्स में, दो सेंटेंस में अगर आप जान लीजिए तो सिंपलेस्ट मैकेनिज्म ये होगा कि आप पहले तो उस जीन को पहचानिए जिसको आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, जो एक ख़ास कैरेक्टर के लिए जीन है। तो आप उस जीन को आइडेंटिफाई करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म में जिसमें वो पाया जाता है, वहाँ से उसको आइसोलेट करेंगे यानी कि अलग करके प्राप्त करेंगे, और फिर उसकी कॉपीज़ तैयार करेंगे, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करेंगे, और फिर उसको प्लांट सेल के अंदर जो है टारगेट सेल जो आपकी है जिसमें आप चाहते हैं स्पीशीज़ में प्लांट की इंट्रोड्यूस कराना, उसमें इंजेक्ट करा देंगे, और उसके बाद फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी तैयार होंगी, और वो जो सेल आपने जिसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया था उस जीन को, उसको आप कल्चर कराकर नए प्लांट तैयार करेंगे। तो आपके पास जो है वो कैरेक्टर डेवलप होते हुए दिखाई देंगे उस प्लांट में जिसके लिए आपने जीन इंट्रोड्यूस कराए थे। 4 लाइन में ये आपने ऐसे समझा, लेकिन ये इतनी आसान टेक्निक नहीं है, काफ़ी लंबा समय भी लगता है और बहुत सारी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी भी उसमें इस्तेमाल होती है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसजीनिक प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी कि ट्रांसजीनिक प्लांट को बनाने की या उनको विकसित करने की जो क्रियाविधि है, जो मैकेनिज्म है वो क्या है। तो उस मैकेनिज्म में पहला जो स्टेप है, ये लगभग 3 से 4 चरणों में ये क्रिया पूरी होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसजीनिक प्लांट इंट्रोडक्शन कंप्लीट्स विद इन 3 to 4 स्टेप्स। तो ट्रांसजीनिक प्लांट्स को निर्मित करने की क्रियाविधि 3 से 4 चरणों में पूर्ण होती है, और उसमें से प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप जो है, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ये पहला स्टेप है। तो डेफिनेटली उसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या करना होता है। तो जो पहला चरण है, जो फर्स्ट स्टेप है ट्रांसजीनिक प्लांट स्पीशीज़ को बनाने का या उसको तैयार करने का, उसमें हम किसी ऐच्छिक जीन, किसी विशेष जीन जिसके लिए हम चाहते हैं कि वो हम इंट्रोड्यूस करा पाएँ, तो किसी विशेष जीन को पहचानना और उसको प्राप्त करना, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। तो पहले तो आप पहचानिए कि आपको कौन सा जीन जो है वो चाहिए है, जिस लक्षण के लिए आप चाहते हैं ट्रांसजीनिक प्लांट को बनाना, और उसको फिर आइडेंटिफाई करेंगे और उसको वहाँ से, जहाँ से वो प्राप्त हो रहा है, वहाँ से हम आइसोलेट करेंगे।
तो ये जो डिज़ायर्ड जीन है वो हो सकता है किसी दूसरे प्लांट स्पीशीज से में मिलता हो, वहाँ से हमें आइसोलेट करना हो सकता है किसी बैक्टीरिया से मिलता हो, या हो सकता है किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता हो। काफ़ी सारे बैक्टीरिया से हमें ऐसे जीन मिले हैं जो हमारे क्रॉप प्लांट्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। आपने नाम सुना है बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, तो उसके अंदर कीट प्रतिरोधी क्षमता, इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी या इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए जो जीन था वो हमें एक बैक्टीरिया से मिला है, बैसिलस थुरिंजियंसिस बैक्टीरिया का नाम है, और उसी से शॉर्ट फॉर्म बनी है बीटी। तो वो जो बैसिलस थुरिंजियंसिस बैक्टीरिया है उसके अंदर एक ख़ास तरह का जीन है, उसको वैज्ञानिकों ने क्राई नाम दिया है, क्राई फर्स्ट ए, क्राई फर्स्ट बी, CRY। तो वो क्राई जीन को आइडेंटिफाई करा जाता है और फिर उसको वहाँ से आइसोलेट करते हैं। तो जो भी सोर्स है, जहाँ से भी जीन प्राप्त हो सकता है, आप उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वहाँ से उसको प्राप्त करते हैं। आपने एक बार जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू वो जीन प्राप्त कर लिया, तो उसमें फिर थोड़े से मॉडिफिकेशन भी होते हैं और उसके साथ कुछ और मैकेनिज्म भी करना पड़ता है। तो एक बार आपको डिजायर्ड जीन मिल गए तो उस जीन के साथ, एक्चुअली वो एक जीन नहीं होता है, वो पूरा एक सेट होता है जीन का। ख़ास जीन जो हमें चाहिए है, जो आगे चलकर कोई ख़ास प्रोटीन या एंजाइम बनाएगा और उसकी वजह से नया लक्षण विकसित होगा, वो जीन तो अपने आप में है, आप जानते हैं ऑलरेडी, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा। जीन DNA पर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड का विशेष क्रम होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन DNA स्ट्रैंड। तो DNA पर जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है, जिसको हम नाइट्रोजन बेसिस के क्रम के रूप में लिखते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये जो क्रम है नाइट्रोजन बेसिस का, ये जीन कहलाता है। तो एक जीन में कई सौ, हो सकता है कई हज़ार या उससे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का क्रम हो सकता है। तो वो न्यूक्लियोटाइड का क्रम तो अपने आप में होगा ही, जो आपको जीन चाहिए उसके रूप में, लेकिन उसके साथ कुछ और जीन भी होंगे और उनका होना ज़रूरी भी है। अगर आपको जीन या DNA के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा BSc थर्ड ईयर की इस चैनल पर, वहाँ पर आपको DNA के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको कई वीडियो मिलेंगे, ज़रूर देखिए उनको। और अपनी जो आपकी नॉलेज है DNA के बारे में, जीन्स के बारे में, RNA के बारे में, उसमें जितना अपडेट कर सकते हो ज़रूर करिए। आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में भी, थर्ड ईयर में भी, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आप जानते हैं कि DNA पर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस या क्रम जो है वो जीन कहलाता है। तो जब हम किसी सोर्स से जीन लेते हैं ट्रांसजीनिक प्लांट्स को बनाने के लिए, तो उसके साथ कुछ और जीन्स भी होते हैं, तो वो एक पूरा सेट होता है। कौन से जीन होते हैं उसके साथ? और प्रमोटर सीक्वेंस, ये खास तरह का जीन होता है जो डिजायर्ड जीन के साथ में, जो जीन हमें इंट्रोड्यूस कराना है उसके साथ में होता है। किस काम के लिए होता है? ऑन एंड ऑफ स्विच फॉर जीन एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर्स आर मोस्ट कॉमन। तो प्रमोटर सीक्वेंस जो है वो ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो ऐच्छिक जीन के साथ होना ज़रूरी है, टारगेट जीन के साथ या डिज़ायर्ड जीन के साथ होना ज़रूरी है। अगर हम बार बार ये वर्ड इस्तेमाल ना करें और इसमें कन्फ्यूजन हो, तो जो आपने पहले वर्ड इस्तेमाल किया था ट्रांस जीन, उसी को इस्तेमाल करें। तो जो ट्रांस जीन या फॉरेन जीन जो हमें इंट्रोड्यूस कराना है, उसके साथ कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी होते हैं जो एक्चुअली उसके लिए स्विच का काम करते हैं, उसको ऑन और ऑफ करने का। यानी कि जब हम किसी प्लांट सेल में टारगेट जीन को या ट्रांस जीन को इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो उसके बाद वो कब अपना काम करना शुरू करेगा और कब अपना काम करना बंद करेगा, तो उसके लिए जो स्विच ऑन और ऑफ वाला जो एक मैकेनिज्म है वो प्रोमोटर सीक्वेंस कहलाता है। तो हर ट्रांस जीन के साथ एक प्रमोटर सीक्वेंस भी होना ज़रूरी है। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव। फैकल्टेटिव प्रमोटर सीक्वेंस वो कहलाते हैं जो आवश्यकता के अनुसार उस ट्रांस जीन को स्विच ऑफ कर देते हैं और कभी स्विच ऑन कर देते हैं। यानी कि कभी उसका एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, कभी उसका एक्सप्रेशन इनहिबिट हो जाता है। और दूसरे तरह के प्रमोटर सीक्वेंस वो होते हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर सीक्वेंस कहते हैं। ये ऐसे सीक्वेंस होते हैं जब तक वो प्लांट सेल या टिश्यू जो है जीवित रहेगा, थ्रू आउट लाइफ, उसके पूरे जीवन भर वो ट्रांस जीन अपना काम करता रहेगा, कभी उसका स्विच ऑफ नहीं होगा। तो अधिकतर प्रमोटर सीक्वेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप के होते हैं,
और जो अभी बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो प्रमोटर सीक्वेंस इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप का, ये नाम याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। खासतौर से आप में से जो लोग MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो खासतौर से याद रखें। CAMV35S ये एक प्रमोटर सीक्वेंस है और ये कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है उससे प्राप्त किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमोटर जीन है या प्रमोटर सीक्वेंस है। जिसको आपने प्रमोटर सीक्वेंस लिखा है इसको आप प्रमोटर जीन भी कह सकते हैं। तो प्रमोटर सीक्वेंस या प्रमोटर जीन ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो किसी ट्रांस जीन के साथ होना ज़रूरी है और वो उसके लिए स्विच ऑफ और ऑन करने का काम करते हैं। अधिकतर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांसजीनिक प्लांट्स को बनाने में वो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर सीक्वेंस या कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर जीन होते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा CAMV35S का इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रमोटर जीन है जो हमें कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस से प्राप्त होता है। फूल गोभी पर मोज़ेक नाम का रोग उत्पन्न करने वाला वायरस है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, उससे प्राप्त होता है हमें ये प्रमोटर सीक्वेंस। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। एक और चीज़ है जो यहाँ पर आपको बताई गई है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन। ये जीन भी ट्रांस जीन के साथ होना ज़रूरी है। ये भी एक ख़ास तरह का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसको जोड़ा जाता है, लगाया जाता है ट्रांस जीन के साथ में उसको इंट्रोड्यूस कराने से पहले। ये क्या होते हैं? टू आइडेंटिफाई दैट प्लांट सेल सक्सेसफुली मर्ज विद द ट्रांस जीन। तो ये जो सीक्वेंस है जिसको आपने सिलेक्टेबल मार्कर जीन कहा है, ये भी एक तरह का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। तो ये वो सीक्वेंस है जो जब आप ट्रांसजीन के साथ जोड़ते हैं और उसके बाद सेल जो है, जिस सेल के अंदर आपने इंट्रोड्यूस किया है ट्रांसजीन को, उसको पहचानने में आसानी होती है, उसको मार्क करने में आसानी होती है, ये पता करने के लिए कि ये ट्रांसजीन उस सेल के अंदर पहुंच गया है और उसमें मर्ज हो गया है या नहीं, या जो टारगेट सेल है वो ट्रांसजीन के साथ मिक्स हो गई है, मर्ज हो गई है या नहीं। ये पता करने के लिए इन सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक्चुअली ये ख़ास तरह के जो सीक्वेंस हैं ये प्लांट सेल को रेसिस्टेंस देते हैं, प्रतिरोध देते हैं किसी टॉक्सिक कंपाउंड या किसी एंटीबायोटिक के लिए। तो जब आप किसी सेल के अंदर ट्रांसजीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और ये जानने के लिए, या बहुत सारी सेल्स के अंदर आपने एक साथ ट्रांसजीन को इंट्रोड्यूस कराया है, तो ये जानने के लिए कि किन सेल्स के अंदर ट्रांसजीन पहुंच गया है और उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ वो मर्ज हो गया है, तो उसके लिए आप उसको किसी ऐसे कल्चर मीडियम पर उगाते हैं, जो प्लांट सेल हैं उनको, जो जिसके अंदर कोई एंटीबायोटिक होते हैं। अब वो एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस अगर वो सिलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर है तो फिर वो सेल आराम से उस कल्चर मीडियम पर ग्रो करेगी, एंटीबायोटिक का उस पर प्रभाव नहीं होगा। लेकिन उस कल्चर मीडियम पर उस एंटीबायोटिक के प्रभाव से जो सेल नष्ट हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि इन सेल्स के अंदर ट्रांसजीन्स नहीं पहुंचा था। लेकिन जो सेल उस पर ग्रो करती रहेंगी वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि वो ऐसी सेल्स हैं जिनके अंदर वो ट्रांसजीन पहुंच गया है। तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन जो है वो ज़्यादातर इसी तरह से जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने में सेल्स को हेल्प करते हैं। ज़्यादातर जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स हैं वो कुछ ख़ास एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस देने वाले जीन होते हैं, उसी के आधार पर उनको पहचाना जाता है। हाइग्रोमाइसिन और कैनामाइसिन ये कुछ ख़ास तरह के एंटीबायोटिक हैं जिनके लिए रेसिस्टेंस जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर जीन में होता है, और उसी के बेस पर हम आसानी से पहचान सकते हैं कल्चर कराकर प्लांट सेल्स का कि उनके अंदर ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस होने के बाद मर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने में जो मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है उसके पहले चरण में हमें जो जीन्स चाहिए, जो डिज़ायर्ड जीन चाहिए, जो फॉरेन जीन चाहिए, उनके आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन के बाद अगले क्या चरण होते हैं, आइए इनको देखते हैं। जो अगला चरण है, दूसरा चरण यानी कि स्टेप 2, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजीन्स इनटू प्लांट सेल। जो हमें ऐच्छिक जीन चाहिए था, जो हमें डिज़ायर्ड जीन चाहिए था, जो हमने प्राप्त कर लिया है किसी सोर्स से, उसको किसी दूसरी प्लांट सेल में या टिश्यू में हमें इंट्रोड्यूस कराना है, जिसका हमें नया एक ट्रांसजीनिक प्लांट स्पीशीज़ तैयार करनी है, उसकी सेल और टिश्यूज़ में इंट्रोडक्शन कराना है। ये सेकंड स्टेप है, ये दूसरा चरण है ट्रांसजीनिक प्लांट को बनाने का। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजीन्स इनटू प्लांट सेल, जो ट्रांसजीन है उनको प्लांट सेल में अगर हमें इंट्रोड्यूस कराना है, उसके लिए हमारे पास 3 मेथड हो सकते हैं। एक मेथड है
वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, वेक्टर को आप कैरियर भी कहते हैं, हिंदी में वाहक कहते हैं। तो किसी विशेष वाहक की सहायता से हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्लांट सेल में, जो ट्रांसजीन हमने ऑब्टेन किया है, प्राप्त किया है। तो एक तो मेथड ये है। और जब आप किसी वेक्टर की बात करते हैं, कैरियर की या वाहक की, तो अधिकतर वो अलग अलग तरह के डीएनए हो सकते हैं, जो या तो किसी वायरस का डीएनए होगा, वायरल डीएनए, या प्लाज्मिड हो सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड कुछ डीएनए की सेल में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत छोटे आकार के, गोलाकार और बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और ये कुछ डीएनए के अंदर होते हैं, कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर होते हैं। इनको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। तो प्लाज्मिड्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वेक्टर के तौर पर होता है, तो उसके थ्रू भी हम जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट का लैब में बनाया गया जो क्रोमोसोम है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, उसका इस्तेमाल भी वेक्टर के तौर पर कर सकते हैं हम ट्रांसजीन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो अगर हम वेक्टर के थ्रू, कैरियर के थ्रू ट्रांसजीन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसी प्लांट सेल में, तो या तो हम वायरल डीएनए का इस्तेमाल करते हैं, प्लाज्मिड्स का, या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वेक्टर, अभी आपसे कहा कि वो प्लाज्मिड होते हैं, ये नाम याद रखिएगा। एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कई सारे क्रॉप प्लांट्स में ट्यूमर जो है वो उत्पन्न करता है, और इसका प्लाज्मिड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसको टीआई प्लाज्मिड भी कहते हैं। तो उस प्लाज्मिड का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा वेक्टर के तौर पर करते हैं। बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये विधि अगर हम नहीं अपनाना चाहते हैं या किसी वजह से अगर ये मेथड इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो फिर जीन इंट्रोडक्शन के लिए हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं। बी पार्ट देखिए, पार्टिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। ये सबसे प्रिसाइज मैकेनिज्म माना जाता है, और अधिकतर वैज्ञानिक आज के समय में ट्रांसजीनिक प्लांट स्पीशीज़ को बनाने में इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम किसी वेक्टर का, किसी प्लाज्मिड डीएनए का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक ख़ास तरह की धातु से बने हुए बहुत छोटे आकार के कण, माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं, हार्डली वो 1 माइक्रोमीटर से भी कम व्यास वाले या 1 से 1.5 माइक्रोमीटर व्यास वाले होते हैं, और वो अधिकतर या तो गोल्ड के बने होते हैं या टंगस्टन धातु के बने होते हैं। तो इनके बने हुए पार्टिकल होते हैं, और उनके साथ हम उस ट्रांसजीन को, उस डीएनए के सेगमेंट को जिसे हमें इंट्रोड्यूस कराना है, उसको जोड़ देते हैं। और फिर एक ख़ास तरह का एक एपरेटस होता है, बहुत छोटा सा, हार्डली 1 इंच का एपरेटस होता है, अलग अलग तरह की ट्यूब में उसको फिट करके रखा जाता है। उसकी सहायता से हम एक ख़ास वेलोसिटी से, एक ख़ास वेग से जो है उस पार्टिकल को जो है वो छोड़ते हैं टारगेट प्लांट सेल पर, और वो उस सेल के अंदर पहुंच जाता है, और उसके साथ वो जीन भी पहुंच जाता है। तो पार्टिकल की सहायता से जीन का ट्रांसफ़र करना, यानी कि पार्टिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, ये सबसे कॉमन मेथड है अभी की तारीख में ट्रांसजीनिक प्लांट को बनाने का। तो गोल्ड या टंगस्टन मेटल से बने हुए पार्टिकल को जब हम किसी एक एपरेटस के थ्रू छोड़ते हैं, तो उसको नॉर्मली पार्टिकल गन कहते हैं। तो उस पार्टिकल गन की सहायता से जब आप इस धातु के बने हुए पार्टिकल को छोड़ेंगे टारगेट सेल में, तो वो सीधे अपने साथ को उन फॉरेन जीन्स को भी ले जाएगा सेल के अंदर, जिसको हमें इंट्रोड्यूस कराना है। ये मेथड अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, इस मेथड को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए एक और मेथड है जो हाल फिलहाल में विकसित किया गया है, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र मेथड। इसमें जिस जीन को, यानी कि जीन जिसको हम कह रहे हैं एक्चुअली वो एक तरह का डीएनए का पार्ट है या डीएनए का सेगमेंट है, तो हम डायरेक्ट उस डीएनए को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं टारगेट प्लांट सेल में। तो डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र मेथड जो है ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और ये भी बहुत प्रिसाइज मेथड माना जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बफर सोल्यूशन तैयार करते हैं, और उसमें जिस टारगेट प्लांट सेल्स को या टिश्यूज़ को हमें इंट्रोड्यूस कराना है, जिसमें हमें ट्रांसजीन्स को, उनको ग्रो कराते हैं या उनको डाल देते हैं। और उस बफर सोल्यूशन में वो सारे ट्रांसजीन डीएनए फ्रेगमेंट की फॉर्म में होते हैं। काफ़ी समय तक उन सेल्स को उस बफर सोल्यूशन में ग्रो करने दिया जाता है, वृद्धि करने दिया जाता है, फिर उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है सोल्यूशन को, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब एक ख़ास तरह का लेवल का इलेक्ट्रिक करंट देना बफर सोल्यूशन को, जिसकी वजह से
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है वो टारगेट सेल्स की उसमें माइन्यूट पोर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, और उन छिद्रों से होकर वो जो ट्रांसजीन बफर सोल्यूशन में फ्लोट कर रहे होते हैं वो उनके अंदर चले जाते हैं। ये डायरेक्ट इंट्रोडक्शन हो गया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजीन जो है, यानी कि ट्रांसजीन को प्लांट सेल के अंदर पहुंचाने का जो हमारे पास तरीका है, जो हमारे पास मेथड्स हैं, वो 3 मेथड हैं, वेक्टर मीडिएटेड, पार्टिकल मीडिएटेड और डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर। तो इनमें से किसी भी विधि से आप जो है वो ट्रांसजीन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं टारगेट प्लांट सेल में। अब अभी के समय में अधिकतर वैज्ञानिक या तो पार्टिकल मीडिएटेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं या डायरेक्ट डीएनए मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक बार आपने ट्रांसजीन को इंट्रोड्यूस करा दिया प्लांट सेल में, अब आपको ये पता लगाना है कि वो किन सेल्स के अंदर ट्रांसजीन पहुंचे हैं। वहां से हमारा तीसरा स्टेप शुरू हो जाता है। तो तीसरा चरण जो है, थर्ड स्टेप जो है ट्रांसजीनिक प्लांट प्रोडक्शन का, उसमें सिलेक्शन ऑफ ट्रांसजीनिक प्लांट सेल्स, यानी कि हमें उन सेल्स को अब सिलेक्ट करना है जिन सेल्स के अंदर ट्रांसजीन पहुंच चुका है। किसी भी मेथड से आपने इंट्रोड्यूस कराया हो, लेकिन वो जब पहुंच चुका है तो हमें अब ये पता लगाना है कि वो किन में पहुंचा है। उसके लिए आप याद कीजिए, आपने अभी पढ़ा सिलेक्टेबल मार्कर जीन या सिलेक्टेबल मार्कर सीक्वेंस। अब वो काम करेगा। वो कैसे काम करेगा? जिन सेल्स को आपने, जिसके अंदर डीएनए को ट्रांसफ़र कराया है या जीन को ट्रांसफ़र कराया है, ट्रांसजीन को, उनको एक कल्चर मीडियम पे रखेंगे और उस कल्चर मीडियम में वो एंटीबायोटिक मिलाएंगे जिसके लिए रेसिस्टेंस हमने सिलेक्टेबल मार्कर जीन में देखा था। और जब वो सेल्स ग्रो करेंगी और जिस सेल के अंदर ट्रांसजीन पहुंचा है और उसके साथ सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी पहुंचा होगा, तो वो सेल कल्चर मीडियम पर ग्रो करेंगी आसानी से, बाकी सेल जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो कल्चर मीडियम जिसमें हमने एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक मिलाई थी जिसके लिए रेसिस्टेंस पावर सिलेक्टेबल मार्कर जीन के पास थी, तो वो सेल जब ग्रो करती हैं तो उससे उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि यही वो टारगेट सेल हैं जिनके अंदर ट्रांसजीन पहुंच चुका है और उनको हम सिलेक्ट करेंगे। तो तीसरा चरण जो है हमारा वो इस तरह से पूरा होगा। आखिरी स्टेप में, आखिरी चरण में जो स्टेप 4 है, रीजनरेशन ऑफ ट्रांसजीनिक प्लांट, जो हमें सेल या टिश्यूज़ मिले हैं ट्रांसजीनिक कंडीशन में जिनके अंदर ट्रांसजीन पहुंच चुका है, उनका हम कल्चर कराएंगे और उनसे फिर नए पौधे हम जो तैयार करेंगे। तो रीजनरेशन ऑफ ट्रांसजीनिक प्लांट ये आखिरी स्टेप होगा। तो इस तरह से 4 चरणों में, 4 स्टेप्स में ट्रांसजीनिक प्लांट्स को वैज्ञानिक तैयार करते हैं। पहले किसी ख़ास तरह के कैरेक्टर जो हैं जिसके लिए हमें जो चाहिए, हमें किसी भी नई प्लांट स्पीशीज़ में, उसके जीन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके जीन को आइसोलेट करते हैं नेचुरल सोर्स से, उसके जीन को फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंट्रोड्यूस कराते हैं टारगेट प्लांट सेल में, उस स्पीशीज़ की सेल्स में जिस स्पीशीज़ का हमें ट्रांसजीनिक प्लांट तैयार करना है। और उसके बाद उन सेल्स को जिनमें वो ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस हो चुका है उनको सिलेक्ट करके और उनका कल्चर कराते हैं लैब में और उससे नए प्लांट तैयार कराते हैं। तो ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और एक लंबी तकनीक है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के मुकाबले इसके बहुत सारे हमें फ़ायदे हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसीलिए ट्रांसजीनिक प्लांट जो हैं उनको बनाने के लिए बहुत सारी नई कंपनीज़ जो हैं, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज़ जो हैं वो सामने आई हैं और लगातार वो नए क्रॉप प्लांट्स जो बना रही हैं, बहुत सारी सरकारों ने उनके लिए परमिशन भी दी है। तो इसके बाद हमें देखना है कि कौन कौन से ट्रांसजीनिक प्लांट बन चुके हैं या जिनका इस्तेमाल हो रहा है वो ट्रांसजीनिक प्लांट किस तरह के हैं। ट्रांसजीनिक प्लांट के प्रोडक्शन के जानने के बाद, मैकेनिज्म को जानने के बाद, आइए देखते हैं कि इस तरह के प्लांट्स की हमारे लिए क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या हमारे लिए उपयोग हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजीनिक प्लांट्स में एक तो ये जान लीजिए कि जो ट्रांसजीनिक प्लांट स्पीशीज़ तैयार की गई हैं या तैयार की जा रही हैं वो नॉर्मल प्लांट से अलग हैं। जो प्राकृतिक पौधे हैं जिन्हें हम फसलों के रूप में उगाते हैं उनसे अलग हैं, क्योंकि उसमें हमने जानबूझकर कुछ जीन्स को इंट्रोड्यूस कराया है और अपनी इच्छा के अनुसार, वैज्ञानिकों की इच्छा के अनुसार उसमें लक्षणों को विकसित कराने की कोशिश की गई है या विकसित कराया है। जब भी कोई फसल उगाते हैं लोग तो उनकी जो सबसे ज़्यादा इच्छा होती है अधिक उपज प्राप्त करना, हाई यील्ड, उसमें किसी तरह के रोग के लगने को रोकना, किसी तरह की डिजीज़ का इन्फेक्शन होने से रोकना और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का अधिक होना। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो चाहते हैं हम लोग कि हमारे जो फसली पौधे हैं उनमें ये लक्षण ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हों। यही एप्लीकेशंस हैं ट्रांसजीनिक प्लांट्स की। तो ट्रांसजीनिक प्लांट्स के लिए जो एप्लीकेशंस हैं उसमें नंबर 1 देखिए, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट।
कीट प्रतिरोधी पौधे, बहुत ज़्यादा ऐसी कीट की प्रजातियां हैं, इंसेक्ट स्पीशीज़ हैं जो हमारे फसली पौधों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है उससे, बहुत ज़्यादा हमें इकोनॉमिक लॉस होता है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट जब बनाना शुरू किए गए तो पहली जो चीज़ें ध्यान में रखी वैज्ञानिकों ने, एक इंसेक्ट रेसिस्टेंस के लिए प्लांट बनाए जाएं, हाई यील्ड वाले प्लांट बनाए जाएं और अधिक पोषण स्तर वाले, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले जो हैं वो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाएं। तो इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाने में सबसे ज़्यादा सफलता मिली है। और यहाँ देखिए, ये जो एक नाम है, याद रखिएगा इस नाम को ज़रूर, बीटी कॉटन। ये कपास की, कॉटन की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें कीट प्रतिरोधी क्षमता होती है। जहाँ पर भी कॉटन या कपास को उगाया जाता है, जब वो फसल तैयार हो रही होती है और कॉटन फाइबर बन चुके होते हैं तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, फट जाते हैं, और उसके अंदर जो बीज होते हैं जिनकी सतह पर कॉटन फाइबर्स होते हैं वो बाहर सफ़ेद छोटी छोटी गेंद के समान संरचनाओं के रूप में दिखने लगते हैं, वाइट बॉल्स के जैसे दिखने लगते हैं, उन्हें कॉटन बॉल्स कहते हैं। उनके ऊपर एक कीट जो है, एक इंसेक्ट जो है आक्रमण करता है जिसे बॉल वर्म कहते हैं। उसका भोजन सेलुलोज होता है और कॉटन फाइबर में 90% से ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है, इसलिए बहुत फेवरेट फूड है उसका कॉटन फाइबर। तो ये बॉल वर्म जो इंसेक्ट है, कीट है, ये कॉटन क्रॉप पर आक्रमण करता है। 90% से ज़्यादा कुछ एरियाज़ में जो फसल है वो ख़राब हो जाती है कपास की, कॉटन की। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कपास की खेती का। तो इसीलिए जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने शुरू किए गए तो उसमें कॉटन की एक वैरायटी को तैयार किया गया जिसे हम बीटी कॉटन कहते हैं। तो एक तो ये याद रखिएगा, जब आप बीटी कॉटन लिखा देखें तो आप जान लीजिएगा कि ये कॉटन की ट्रांसजेनिक वैरायटी है। आपके लिए बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आपसे पूछा जाता है इन बीटी कॉटन, बीटी स्टैंड्स फॉर, यानी कि बीटी कॉटन नाम में बीटी का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जो बीटी है उसका मतलब है बी फॉर बैसिलस, जीनस का नाम है, और टी फॉर थुरंजियानसिस, ये स्पीशीज़ है। ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, बैसिलस थुरंजियानसिस, उसी के जीनस और स्पीशीज़ के नाम को कंबाइन करके बीटी कॉटन नाम रखा गया है। इस बैक्टीरिया में ख़ास तरह का जीन, एक्चुअली कई जीन है वो, जिनको वैज्ञानिकों ने क्राई नाम दिया है, CRY, क्राई फर्स्ट ए, क्राई फर्स्ट बी, क्राई सेकंड ए। तो ये जो कई तरह के जीन्स हैं ये एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी कि एक प्रोटीन के निर्माण को नियंत्रित करते हैं, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन कहते हैं। वो एक विषैला प्रोटीन है। उस प्रोटीन की वजह से जो बॉल वर्म है वो क्रॉप पर आक्रमण नहीं करते हैं, किसी भी फसली पौधे या किसी भी पौधे पर आक्रमण नहीं करेंगे अगर एंडोटॉक्सिन प्रोटीन उस पौधे में पाया जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन उनके शरीर में जब पहुंचता है, ये निष्क्रिय अवस्था में बनता है पौधों में या इस बैक्टीरिया में, और जब ये किसी बॉल वर्म के अंदर पहुंचेगा तो उसके अंदर जाकर एक्टिव होता है और उसकी आहार नाल को नष्ट कर देता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि पहले एलिमेंट्री कैनाल को डिस्ट्रॉय करेगा और फिर जो बॉल वर्म है उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनाने के लिए जो जीन है वो इस बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस जीन को आइडेंटिफाई किया, इस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया, निकाला और उसको इंट्रोड्यूस कराया कॉटन क्रॉप के प्लांट की सेल्स में, और उससे फिर जो नया ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप हुआ उसको हम बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। तो ये इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट है। इसी तरह का एक पौधा जो है बीटी ब्रिंजल के नाम से भी तैयार किया गया। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट की वैरायटीज़ हैं। तो एक जो एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक प्लांट का वो ये कि उनके थ्रू जो है हम इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स बना सकते हैं और उससे हम बहुत सारी फसलों को बचा सकते हैं। इनके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, वो एक अलग बात है, उसको कहीं और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ फ़िलहाल जान लीजिए ट्रांसजेनिक प्लांट की जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है उनमें से एक इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाना है। दूसरी एप्लीकेशन जो बहुत कॉमन है, हाई यील्ड। कई तरह के ऐसे प्लांट्स जो हैं, क्रॉप प्लांट, वो डेवलप किए गए ट्रांसजेनिक मेथड के थ्रू जिनकी उपज बहुत ज़्यादा थी। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव ऐसे हुआ, आप जानते हैं कि जब हम लोग खेती कराते हैं तो सबसे ज़्यादा खेती जो है आपके आसपास के
क्लाइमेटिक फैक्टर से प्रभावित होती है, जो आपके आसपास के जलवायु कारक हैं। बारिश ज़्यादा हो गई या बारिश कम हो गई, दोनों का असर फसल पे पड़ता है। ज़मीन में पानी कम है या ज़्यादा है, इसका असर भी फसल पे पड़ेगा। आसपास का जो वातावरणीय तापमान है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है, उसका भी असर फसल पे पड़ता है। तो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये निर्जीव कारक जो हमारे आसपास हैं, ये फसलों को सीधे प्रभावित करते हैं। उससे फसलों की उपज भी प्रभावित होती है, क्रॉप यील्ड भी प्रभावित होती है। तो वैज्ञानिकों ने ट्रांसजीनिक प्लांट स्पीशीज तैयार करते समय ऐसे जीन्स डाले प्लांट्स में, जो प्लांट को टॉलरेबल बनाते हैं अपने अलग अलग स्ट्रेस कंडीशंस के लिए। पानी की कमी, तापमान की अधिकता, कम तापमान, इन सब के लिए वो प्लांट जो है वो टॉलरेबल हो जाता है, उसके अंदर प्रतिरोध क्षमता आ जाती है, ये इन परिस्थितियों को झेलने की, इन परिस्थितियों में जीवित रहने की, और इसकी वजह से वो प्लांट, परिस्थितियां कैसी भी हों, उसकी उपज बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हाई यील्ड वाले प्लांट तैयार किए गए हैं ट्रांसजीनिक मेथड के थ्रू, उनमें ऐसे जीन्स का इंट्रोडक्शन कराया गया जिसकी वजह से प्लांट जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए अडेप्ट हो जाते हैं, आसानी से उगते हैं और अपनी उपज भी ज़्यादा करते हैं। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू का है। पौधों के अंदर जो पोषक पदार्थ हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन्स, इनका अपना एक प्राकृतिक स्तर होता है, एक नेचुरल लेवल होता है। अगर हम किसी पौधे में इस स्तर को बढ़ा सकें तो उस प्लांट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया जाना, ये भी ट्रांसजीनिक प्लांट के एक एप्लीकेशन है, और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ये आपको जनरल साइंस के भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गोल्डन राइस, नॉर्मली जो राइस हम इस्तेमाल करते हैं उसका कलर ऑफ वाइट या वाइट होता है, इसका कलर जो है बिल्कुल एकदम येलो कलर होता है, एकदम गोल्डन कलर होता है, इसीलिए इसका नाम गोल्डन राइस है। क्यों ऐसा है? ये इसलिए है, ये जो राइस की वैरायटी है, ये ट्रांसजीनिक वैरायटी है, सन 2000 में बनाई गई थी। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, जहाँ पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये गोल्डन राइस वैरायटी तैयार की गई थी। इसमें ऐसे जीन्स का इंट्रोडक्शन कराया गया जिसकी वजह से इसमें बीटा कैरोटीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। बीटा कैरोटीन आप जानते हैं एक तरह का पिगमेंट है, और वो प्रिकर्सर है विटामिन ए का। विटामिन ए जो है उसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में उसका महत्व जब आपको बताया जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो इम्पोर्टेंस है, वो जिन व्यक्तियों में अंधेरे में देखने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है, और उनकी कमी को पूरा करके इस रोग को दूर कर सकते हैं। तो इस राइस वैरायटी में जब बीटा कैरोटीन का उत्पादन बढ़ाया गया, जिसकी वजह से उसका कलर गोल्डन हो गया, तो बीटा कैरोटीन आगे चलकर विटामिन ए में कन्वर्ट हुआ। तो इस राइस वैरायटी में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से 24 गुना तक ज़्यादा है। और अगर ऐसा राइस कोई लेता है अपनी डाइट में, ऐसे चावल को खाता है, तो उसमें विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगी। जिस हिस्से में हम रहते हैं, दक्षिण एशिया का हिस्सा लगभग जो है, जहाँ फिलीपींस स्थित है, जहाँ ये वैरायटी तैयार की गई है, वो दक्षिण एशिया का हिस्सा है। वहाँ पर एक बहुत आम समस्या है छोटे बच्चों में और एक बड़ी जनसंख्या में रतौंधी का होना या अंधापन का होना। तो ये वैरायटी जब लोग अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं तो उनमें रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसके होने की संभावना कम हो जाती है। तो इसका ये मेडिसिनल पर्पस भी है, लेकिन वैसे ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक ट्रांसजीनिक वैरायटी तैयार की गई है, गोल्डन राइस, याद रखिएगा इसको। डिजीज रेसिस्टेंस, ये एक और इसी तरह का जो है वो एप्लीकेशन है ट्रांसजीनिक प्लांट का, कि अगर हमें रोगों से लड़ने की क्षमता पौधों को हम दे सकें तो बहुत सारी फसलों को हम खराब होने से बचा सकते हैं। तो डिजीज रेसिस्टेंस के लिए जीन्स को इंट्रोड्यूस कराकर भी ट्रांसजीनिक प्लांट्स को बनाया जा सकता है। तो ये मेन एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट ट्रांसजीनिक प्लांट्स की। कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं ट्रांसजीनिक प्लांट्स की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली बार, सर्वप्रथम, फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ट्रांसजीनिक प्लांट टू बी इंट्रोड्यूस वाज अ टोबैको प्लांट। 1982 में, 1982 में तंबाकू का पौधा, टोबैको प्लांट जो था, वो फर्स्ट ट्रांसजीनिक क्रॉप प्लांट टू बी डेवलप्ड। पहला फसली पौधा जो ट्रांसजीनिक प्लांट के रूप में विकसित किया गया वो टोबैको प्लांट था। यूएसए में 1982 में डेवलप किया गया, और उसमें बैसिलस thuringiensis, जी हाँ, इसी बैक्टीरिया से जीन लेकर एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंट प्लांट के तौर पर उसको बनाया गया। फसल नहीं उगाई गई उसकी, लैब में तैयार किया गया, लेकिन वो पहली सफलता थी वैज्ञानिकों की जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके ट्रांसजीनिक प्लांट को बनाने में। तो आप याद रखिएगा,
टोबैको वॉज द फर्स्ट प्लांट टू बी डेवलप्ड एज ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी कि तंबाकू ऐसा पहला पौधा था, ऐसा पहला फसली पौधा था जिसको वैज्ञानिकों ने ट्रांसजेनिक प्लांट के तौर पर तैयार किया, और ये 1982 में हुआ। 1994 में 1994 में फ्लेवर सेवर टोमेटो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप अप्रूव फॉर सेल, यूएसए में ही, अमेरिका में ही टमाटर की एक वैरायटी तैयार की गई जिसको फ्लेवर सेवर वैरायटी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, ये वैरायटी एक ख़ास टेक्निक से तैयार की गई थी, बायोटेक्नोलॉजी की या जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जिसको एंटीसेंस आरएनए टेक्निक कहते हैं। तो जो कोडिंग सीक्वेंस होता है डीएनए स्ट्रैंड पर, आरएनए को बनाने वाला एक दूसरा जो सीक्वेंस होता है दूसरे स्ट्रैंड का, उसकी सहायता से अगर हम आरएनए को बनाते हैं तो वो एंटीसेंस आरएनए कहलाता है। उस आरएनए का इस्तेमाल करके हमने ये वैरायटी तैयार की है, ये वैज्ञानिकों ने। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो में क्या ख़ास बात है? ख़ास बात ये है इसकी शेल्फ लाइफ बहुत है। शेल्फ लाइफ से मतलब ये ज़्यादा समय तक ताज़े रहते हैं। पैक्टिनेज नाम का एक एंजाइम होता है कोशिका भित्तियों में जो टोमेटो की, वो टमाटर के तैयार होने के बाद, राइप होने के बाद 2 से 3 दिनों के अंदर उसकी कोशिका भित्तियों को नष्ट करने लगता है, मिडिल लैमेला को नष्ट करने लगता है, जिसकी वजह से 2-3 दिन के बाद टमाटर आप देखते हैं जब पूरी तरह से लाल होता है, पूरी तरह से पका होता है, 2-3 दिनों के अंदर वो सॉफ्ट होने लगता है और फिर धीमे धीमे करके ख़राब हो जाता है। तो शेल्फ लाइफ उसकी 2 से 3 दिनों की होती है। इस तरह के ट्रांसजेनिक प्लांट में जो एंटीसेंस आरएनए टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, उसके थ्रू जो जीन इंट्रोड्यूस कराए गए, उन्होंने उन जीन को सप्रेस कर दिया जो पैक्टिनेज एंजाइम बनाते थे। पैक्टिनेज एंजाइम के ना बनने की वजह से जो टमाटर की वैरायटी ये तैयार हुई, इसमें 2-3 दिनों के बजाय शेल्फ लाइफ बढ़कर 8 से 9 दिन की हो गई। 8 से 9 दिन तक ये टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल बेहतर अपनी नेचुरल कंडीशन में रहता है, फ्रेश कंडीशन में रहता है, और इसका फ्लेवर भी बना रहता है। तो फ्लेवर सेवर वैरायटी इसीलिए कहा गया। तो ये पहली ऐसी क्रॉप प्लांट की स्पीशीज़ थी या ऐसा फसली पौधा था जिसको अप्रूव्ड किया गवर्नमेंट ने, ये यूएसए में इसको अप्रूव्ड किया कि इसको मार्केट में बेचा जा सकता है। कुछ समय के बाद ये वैरायटी वापस ले ली गई, वो अलग बात है, कई सारे कारणों से, लेकिन ये पहली वैरायटी थी ट्रांसजेनिक प्लांट की, फसली पौधों की, जिसको अप्रूव किया गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने ताकि वो मार्केट में बेची जा सके। 1994 में ऐसा हुआ। उसके बाद बहुत सारी नई वैरायटी, बीटी कॉटन आप जानते हैं, बीटी ब्रिंजल है, गोल्डन राइस है, ये वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस की गई और इनको भी लोग उगा रहे हैं काफ़ी जगह पर और उनका उत्पादन कर रहे हैं। एक छोटा सा डाटा है आपके लिए। 1996 में जब ट्रांसजेनिक प्लांट का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड 1.7 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया जो था इसमें खेती होती थी 1996 में। यानी कि ड्यूरिंग 1996 ट्रांसजेनिक प्लांट वेराइटीज वर कल्टिवेटेड ओवर 1.7 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड एरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में 1996 में 1.7 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में ट्रांसजेनिक प्लांट की खेती की जाती थी। 2014 में ये डाटा बढ़कर, अभी तो हमारे पास जो डाटा उपलब्ध है 2014 तक का है, तो उसमें ये 181.5 मिलियन हेक्टेयर हो गया। यानी कि ये जो खेती का एरिया था ट्रांसजेनिक प्लांट की 1.7 मिलियन से बढ़कर 181.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया। भारत में क्या स्थिति है? भारत में वर्तमान में 2014 का ही डाटा है भारत के लिए। यहाँ पर 11.6 मिलियन हेक्टेयर ऐसा एरिया है भारत में जहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट की खेती की जाती है, और उसमें से आप याद रखिएगा अधिकतर बीटी कॉटन की और बीटी ब्रिंजल की खेती है। कुछ जगह पर सरकारों ने उस पर बैन लगाया है, सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए मुकदमा भी शायद चल रहा है कि ये खेती की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी जितने एरिया में भारत में खेती होती है ट्रांसजेनिक प्लांट की 11.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। पूरे विश्व में ट्रांसजेनिक प्लांट की सबसे ज़्यादा खेती वाला जो एरिया है वो यूएस में है, अमेरिका में है। 70.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट की कल्टीवेशन के अंडर में है अमेरिका में। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं ट्रांसजेनिक प्लांट की खेती होती है तो अमेरिका में होती है। तो ये आपके लिए कुछ डाटा था। तो ये हमारा आज का वीडियो था ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और काफ़ी आपको नई जानकारी भी मिली होगी। इसके अलावा आप किसी और तरह का कोई टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड या
जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो कमेंट बॉक्स में आकर हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। और एक दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, रेहांस बायोलॉजी को। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बराबर वीडियो देखते हैं, कमेंट भी बराबर करते हैं, लेकिन उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और वीडियो को हमारे पूरा देखिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप स्किप करते हैं, तो वो आप छोड़ देते हैं बीच में, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल डिस्कशन में इस तरह से डिस्कस करते हैं। तो ज़रूर देखिए पूरा वीडियो, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है रेहांस बायोलॉजी को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।